अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह खुश रखे आपको। मैं ठीक शुक्रिया हूँ, शुक्र है। शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आपकी मैं मुतारुफ़ आपको कराने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए आपने अपनी खिदमात अंजाम दी। मैं चाहती हूँ कि सिलसिले को ज़रा आप ख़ुद लोगों को बताएं अपनी ज़ुबान से कि शुरू कैसे हुआ। तालीम से शुरू करते हैं। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके इदारे का कि मुझे कुछ मुख्तसर गुफ्तगू अल मुस्तफ़ा के बारे में भी और बाकी जी बातों में करने जी में जी। मौका दिया। मैं कराची से 3 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ हूँ। माशाअल्लाह। तो 2 मरतबा इंतखाब में मज़ार कायद आज़म का इलाका शामिल था। मज़ार कायद आज़म बहुत पहले 40 साल पहले कह लीजिए, कायद आज़म के सोफ़े, बेडरूम, क्रॉकरी, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, बेडरूम, ये सब वेयर हाउस में, जिसका आसान तर्जुमा गोदाम होता है, वो गोदाम में पड़े हुए थे। अल्लाह ने मुझे जब यहाँ से पहले मैंने बनाया, फिर मैं वज़ीर बना, तो जब माहौलियात का मेरे पास चार्ज आया तो मुझे पता चला कि 40 साल से कायद आज़म की ये चीज़ें गोदाम में रखी हैं। सही। तो पहले इजलास की जो मैंने सदारत की तो मैंने पूछा कि कायद आज़म की चीज़ें तो संभाल के रखी है ना? बोला हमने बहुत संभाल के रखी है। मतलब कहाँ रखी हैं? बोला वेयर हाउस। मैंने कहा एक चूहा घुस गया तो और सब अगर बर्बाद। दीमक चली गई ओए होए तो होए। सब लकड़ी तबाह हो जाएगी। सही सही तो सही। ये क्यों किया? ऐसा बोला वो तय हुआ था कि जापान से कोई माहिर आएगा। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई माहिर म्यूजियम बनाने वाला नहीं है। तो एक डीजी उस वक्त बैठे थे आर्कियोलॉजी के, उन्होंने हाथ उठाया, सर मैं बात कर सकता हूँ? मैंने कहा बात करें। तो उन्होंने कहा किसी बाहर से आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के तमाम म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल मैं हूँ, सही। आपको कब ये तैयार चाहिए? अच्छा। तो मैंने कहा मुझे तैयार चाहिए 25 दिसंबर 87 को। अल्लाह। तो मुझे पता था कि हर काम में जी थोड़ा जी जी बहुत जी। देर हो ही जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बाद में एक आध महीना देर हुई। अच्छा। तो 23 मार्च आप जाएं ज़रूर कायद आज़म के मज़ार के नीचे। तो 23 मार्च 88 को इस फ़कीर ने उसका इफ्तिताह किया। अब लखों लोग उसका विज़िट कर चुके हैं। कायद आज़म के मज़ार के गिर्द सिर्फ धूल मिट्टी उड़ती थी 40-45 साल तक उनके इंतकाल के। मैं जब यहाँ से एमएनए बना तो मैं ले आया, मिनिस्टर भी बना इसी इलाके से, तो जुनेजो साहब को मैं ले आया, जुनेजो साहब को विज़िट कराया। तो उनका कहा साहब ये धूल मिट्टी उड़ रही। मैंने कहा यही दिखाने लाया हूँ कि कायद आज़म ने तो हमें क्या मुल्क दिया और हमने क्या सलूक किया। तो फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा आप इसका प्रोग्राम बनाएं। मैंने प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाग़ कायद आज़म कई एकड़ पर हार्ट ऑफ द सिटी कल्ब में वाक़ है। आप उसको ज़रा विज़िट करें, सुभान अल्लाह। देखें कि ये पहले क्या था। तो अल्लाह ने ऐसे कुछ काम लिए और इन्हीं सोशल वर्क्स की वजह से, एक तो मैंने चूँकि कायद आज़म पर काम किया था, तो कायद आज़म जिस कॉलेज में पढ़े थे सिंध मदरसतुल इस्लाम, अब वो यूनिवर्सिटी बन गई है, तो उसकी यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का मेंबर भी हूँ। मैं पढ़ा कराची यूनिवर्सिटी से, तो कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का 2 टेन्योर के लिए मेंबर रहा हूँ। कायद आज़म से ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, उसका भी मैं सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ। कोशिश है कि हमसे जो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है हेल्थ की, मेडिकल की, उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी खिदमत सर अंजाम देने की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब बाकी हम बात करते हैं अल मुस्तफ़ा के बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह बात तो ये कि आदमी जो काम करे वो अपने लिए एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा करे। मसलन ये कि जापान के कराची के कौंसल जनरल ने अल मुस्तफ़ा को जो एक्सरे की मशीन दी है, NGOs में से बहुत कम के पास वो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जदीद तरीन है, उन्होंने ख़ुद ख़रीदी भी, नस्ब भी उन्होंने कराई, हमारे आदमियों की ट्रेनिंग भी उन्होंने ही की माशाल्लाह। तो इसी तरह से इससे पहले वो आए थे, अल मुस्तफ़ा देख कर विज़िट किया, खुश हुए। तो 3 ऑपरेशन थिएटर बनाकर उन्होंने दिए और उसके बैकअप के लिए
सुई गैस से ऑपरेटेड जो है वो जनरेटर भी दिया। तो इस तरह से काम होता। तुर्की बहुत हमारा ब्रदर मुल्क है, जी। तो तुर्की की तरफ से जो हमने खतीजा गर्ल्स कॉलेज बनाया, उसका ऑडिटोरियम सारा का सारा उन्होंने फर्निश कर दिया, एयर कंडीशन कर दिया। वहाँ पर जो बच्चियों के लिए लैब है, कंप्यूटर लैब, वो सारी उनकी बना करके दी हुई है। होंठ कटे और तालू कटे जैसा भी तारों में भी था। उसमें पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री ऑपरेशन 50,000 से ज़ायद वो अल मुस्तफ़ा ने किए हैं। सही। बहुत बहुत महंगा ऑपरेशन होता है, बिल्कुल, बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि ये। बाज़ औक़ात तो सिर्फ होंठ कटा होता है, बाज़ औक़ात दांत पर असर और होता है, बाज़ वक्फे औक़ात से इसके होते हैं दांत पर भी होता है, और कई किस्तों में भी हो जी, सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन हमने किए और अल्लाह ताला की तौफीक से लोग माविन हैं जो माविनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। तो अब हमारा जो इसमें नया ऑपरेशन थिएटर बना और इस ऑपरेशन के लिए सारी की सारी नई इक्विपमेंट्स चाहिए थी। वो सारी की सारी नई इक्विपमेंट्स जो हैं वो तुर्की की तंजीम टीका है, रजब तैयब उर्दुगान उसके सरपरस्त हैं, जी। उन्होंने प्रोवाइड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा की बात जो ख़ास है वो ये है कि अल मुस्तफ़ा इन नामों के काम में रखने ख्याल करती है। मतलब जो 60, 70, 65 साल के बुज़ुर्ग मर्द हैं, उनकी औलाद उनको नहीं देख रही और घर से निकाल देती है। बड़ा दुख होता है ये बहुत देख दुख के, होता और है। अपने फ्यूचर से भी आज डर लगता है। बहुत बड़ा डर लगता है। अल्लाह ताला औलाद की भी हिदायत दे, बिल्कुल। लेकिन हमें पहले हिदायत है कि औलाद की तरबियत अच्छी करें। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसे ही- तरबियत अच्छी ऐसे करें। ही। अब हमने उनके लिए जो शेल्टर होम बनाया, उसका नाम ऐसे ही अलिफ बे जीम दाल नहीं रख दिया, उसका नाम है गोशा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु सुभान ताला। अल्लाह। सरकार दो आलम के चहीते चचा शहीद, समझे ना। इसी तरह जो ख़वातीन के लिए बना हुआ है, उस ख़वातीन वाले के नाम भी इसी तरह से किसी भी नाम में रख देते नहीं, उसका नाम रखा है गोशा खातून जन्नत, सुभान अल्लाह। ताकि दिमाग में तरबियत हो। यतीम बच्चों के लिए जो है उनको हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, और ये ताकि वो बाद में मुलाजमत में कहीं जाएं तो उनको दिक्कत न हो। और बच्चे जो यतीम वहाँ पढ़ रहे हैं, उसका नाम यतीम खाना नहीं रखा है, उसका नाम रखा है मेरा घर अल मुस्तफ़ा। यतीम बच्चे से पूछे बेटे आप कहाँ रहते हो, मैं तो यतीम हूँ, यतीम खाने में रहता हूँ। नहीं, वो कहेगा मेरा घर अल मुस्तफ़ा है और मैं उसको अल मुस्तफ़ा में मेरा घर में रहता हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में कई हज़ार नौजवान तैयार हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, जो चाहते हैं कि उनको पता चले कि किसकी क्या मुश्किल है, बिल्कुल। तो उसकी तरबियत की और जाए। हम लोगों को चाहिए कि हम इनकी मुश्किलों को आसान करें। इस कार्य खैर में इनका साथ देके अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत ही ज़बरदस्त फलाही इदारा है। यहाँ पे बुज़ुर्गों से लेके बच्चों तक की ये लोग खिदमत करते हैं, मदद करते हैं। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस इस माह रमज़ान के महीने में ही नहीं, पूरे साल में दीजिए। थोड़ी सी ब्रेक का वक्त आ गया है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह बरकत रमज़ान में। वेलकम बैक जनाब। उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पैट्रन इन चीफ शाह सुहेल मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने अभी पैकेज देखा, माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मुतारफ़ करवा रहे थे, बता रहे थे इस हवाले से। बहुत ही अमेजिंग काम है कि बच्चों के लिए जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं सिर्फ उन पे फोकस करना, और अभी तक एक लार्ज नंबर ऑफ किड्स जो हैं वो दे हैव बीन सपोर्टेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़ुबान में ख़ुद ज़रा आवाम को बताइए कि किस तरीके से उल्फत चल रही है और किस तरीके से ये खिदमत अंजाम दे रही है। बिस्मिल्लाह हमारी बहुत शुक्रिया। उल्फत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज से 12 साल पहले चंद डॉक्टर्स ने बैठ के शुरू किया, और आज माशाल्लाह तकरीबन कोई 700 से लेके 800 बच्चे तक की ट्रीट कर चुके हैं। और उल्फत की सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि ये अपने बच्चों को सितारे कहते हैं, मरीज़ नहीं कहते, नंबर 1। और ये सितारों का ये पूरा ट्रैक रखते हैं। सही कि पहले दिन जो बच्चा पहला आया था नजीब, जिसका नाम नजीब था, वो लड़का आज भी इनके उसमें सरपरस्ती में है कि उसका बाकायदा रेगुलर चेकअप भी कराते रहते हैं ये लोग। अच्छा, दूसरा ये इस वजह से भी इसको लिया गया कि
उसकी देख के कि बच्चे की जो पेशेंट की कॉस्ट आती है उसको देख के लोग परेशान हो जाते हैं और इस चैलेंज को कबूल नहीं करते। तो उल्फत ये चैलेंज कबूल करती है और लोगों से पैसे इकट्ठा करके और ऑर्गेनाइज़ करके, जहाँ के भी, अगर पंजाब का लड़का है तो लाहौर में उसका इलाज करा देते हैं, और अगर कराची के करीब सिंध का है तो कराची से करा देते हैं। तो ये इन्होंने बेड़ा अपने ज़िम्मे लिया है और मेरा ख़्याल है कि ये काम और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है इस किस्म का जो उल्फत कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या है उल्फत में? आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कहाँ-कहाँ आप लोगों ने एक्सपेंशन प्लान अपना सोचा हुआ है? देखिए, इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि हम इसको आगे तक लेके जाएँ, पूरे पाकिस्तान में फैलाएँ। इसीलिए इस दफ़ा हम टीवी पे भी आ रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और अपना जो एम्प्लॉय बढ़ा भी रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को सिवाय कराची और पंजाब तक महदूद न रखें बल्कि पूरे पाकिस्तान में लेके जाएँ। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम कोई भी बच्चा भी, हम चाहते हैं कि जो बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है वो माशरे का एक बाकायदा एक अच्छा शहरी दोबारा बन के जाए और पाकिस्तान की जो तरक्की उसमें अपना हिस्सा डाल सके, कंट्रीब्यूट कर सके। ये हमारा एम है। और हम चाहते हैं कि कोई बच्चा भी इस वजह से कि उसको इलाज के काबिल नहीं था या इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता और रह ना जाए। ये हमारा एम है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मेडिकल कैंप्स भी हम लोग फराहम करते हैं, ऐसा ही है? उस हवाले से बताइएगा। और डॉक्टर्स किस नौइयत के, कितने डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं? देखिए, हम मेडिकल कैंप पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर भी करते हैं। जितने साहिल की जितनी पट्टी है हम उस पर जाके बाकायदा मेडिकल कैंप करते हैं। इसके अलावा हम कराची के गिरदोनवाह के अंदर जाके हम कैंप करते हैं और वहाँ पे हमें बाज़ दफ़ा कैंप के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे नज़र आ जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है ऑपरेशन की, और वहाँ से बच्चे पिक करके उनको बाकायदा इलाज किया तो उनके वालिदैन कितना खुश होते हैं, इससे अंदाज़ा लगाएं। सही। तो ये हमारा बाकायदा है कि तकरीबन हम इस वक्त हमने टारगेट रखा हुआ है कि तकरीबन हर हफ्ते कम से कम 2 कैंप ज़रूर कराएं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। और इसके अलावा हम सिंध के अंदर थर में भी थर जाके कैंप किया हमने, और साहिल पट्टी के ऊपर तो मुस्तकिल हम लोग का ये नेवी, पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके हम ये कैंप करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताइएगा किस नौइयत के बच्चे हमारे पास आते हैं? मेजरली कौन से डिजीज़ होते हैं उनको? देखिए, इसमें ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो ये कि हार्ट के, अगर बच्चों के सब दिल का सुराख हो उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस पे होता है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन और भी इसके अलावा है तो वो उसको भी हम हल करने के लिए तैयार रहते हैं। हम हर वक्त बच्चों की हेल्प करने के लिए हम कहीं से डॉक्टर ढूंढ के उनको गाइडेंस भी देते हैं, गाइड भी कर देते हैं, और उसके अलावा उनका अगर कोई ज़रूरत है तो उसको पूरी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक इलाज के लिए, क्योंकि मेजरली आप लोगों के पास दिल के सुराख वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आए हैं, और मैं ये बात जब मैंने आपसे सुनी ऑफ एयर तो मैंने ये भी सोचा कि ये मर्ज़ इतना आम होगा, कितना बड़ा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आपके पास आया, मतलब दिल का सुराख बहुत ही आम होगा। और जैसे कि आपने फरमाया ऑफ एयर कि माँ बाप को खुद नहीं पता होता कि उनके बच्चों के दिलों में सुराख है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज कितनी देर तक जारी रहता है, उस पर कितना ख़र्चा आता है और किस तरीके से हमारी वेलफेयर ये लेके चलती है? देखिए, इस तरह है कि बच्चे के चेहरे से पता चल जाता है, उसका नीलापन उसके अंदर होता है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो बात मैंने जो आपने देखी है, जो सुनी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि, और जब बच्चे का इलाज हुआ या बच्ची का इलाज हुआ, एक बच्ची जो कि बताया गया मुझे कि वो बिल्कुल नीली थी, जब उसका ऑपरेशन हुआ तो माशाल्लाह वो पिंक होके गई है और आज वो बच्ची खुद माँ बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं और डॉक्टर्स की खुशी का इंतहा नहीं था जब उन्होंने देखा कि बच्ची के अंदर जो चेंज देखी उन्होंने और तब्दीली देखी, तो उनकी खुशी का इंतहा नहीं रहा उनकी। ये सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं डॉक्टर्स को, ख़ास तौर पे उनको नज़र आ जाते हैं, हम लोग तो ज़रा। अच्छा, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, मैं बड़ी एनजीओज़, अब रमज़ान हमारा तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है और डेली हम एनजीओज़ से मिल रहे होते हैं, आपकी मुझे कहानी बहुत डिफरेंट लगी। आप एक बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आए और एक वेलफेयर में मतलब आ जाना, और फिर आपने ये भी फरमाया कि मुझे दिल का सुकून है इस काम में, तो इस हवाले से बताएं कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि 40 साल मैंने नेवी में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट अल्लाह ताला ने मुझसे काम करवाए हैं, और तो मैं समझ रहा था कि अब ये वक्त है कि थोड़ा सा उस तरह का वेलफेयर का काम किया जाए। तो मैंने सिर्फ यही नहीं ज्वाइन किया, 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन ज्वाइन किया मैंने, उनके लिए करेक्टर पे काम करना है, एक रिसाले के पैटर्न चीफ बनाऊँ, ताकि जो भी 40 साल 50 साल में जो हमें उस्तादों ने सिखाया है वो सब वापस दे सकूँ। तो ये एक ऐसा काम है, मैं समझता हूँ कि जिसमें आपको बड़ा सुकून मिलता है, और मैं अपने साथियों को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगा। मेरे एक कॉलेज के साथी जो है काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह काफ़ी हैं, और ये वक्त आ गया है कि हम अब बजाय इसके कि जो कुछ हमने हासिल किया, कौम ने दिया हमें, नेवी ने दिया,
वापस दे बांटे बहुत ज़बरदस्त हम लेसन यहाँ से सीखते हैं। वही वाली बात कि इंसान जब ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर चुका होता है, ये मुंह पे कहने वाली बात नहीं है, मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ ये सीख अपनी, कि जैसे कि सुहेल साहब अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी डेजिग्नेशन पे रहे, एक हुकूमती एक पोजीशन पे रहे, ज़िंदगी में सब कुछ मिल चुका था, यकीनन बच्चे भी बड़े हो चुके होंगे, खैर खैरियत से सारे मामला से निमट चुके होंगे, फिर भी जो सुकून और तस्कीन का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो खिदमत खल्क में ही है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है कि जिसमें हम जितनी नेकियां करते हैं, रोज़ाना ये बात आपको कहती हूँ कि अल्लाह ताला कई गुना ज़्यादा उसका अजर अज़ीम आपको अता करता है। तो बिल्कुल इन्हीं की तरह हमें भी, अगर आप दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं ना, अगर दिल की तस्कीन आप ढूंढ रहे हैं जो आपको कहीं दुनिया में नहीं मिल रही, तो आप यकीन करें कि आप एक अल्लाह के बंदे के लिए खड़े हो जाएं, उसके लिए आगे हाथ बढ़ाएं, अल्लाह ताला वो हाथ आपका पकड़ लेगा और आपको ऊपर खींच लेगा आगे कामयाबियों की बुलंदियों पे। मेरी आपसे अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें इस ऑर्गेनाइजेशन को। इस नंबर भी गिवन होगा, जो भी इनके कॉन्टैक्ट प्लेसेस हैं वो हमारी स्क्रीन्स पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, इंशाल्लाह फिर दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।